आप बयान दे देते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान एटम बम मार देगा। आप क्या है? आप हिंदुस्तान के एजेंट बैठे हैं? मैं नहीं बैठा। आप बैठे हैं एजेंट क्या? मैं जो आप सवाल कर रहे हैं वो एजेंट की तरह सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, मैं अमेरिकन एजेंट था कि मुझे 84 में डिसमिस किया गया। कौन जिम्मेदार है यहाँ की तबाही का? दिल्ली। जब मुसलमान पे भरोसा करना जरूरी है। तो कश्मीर जल रहा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को गोल्फ खेलने से और हीरोइनों को मोटरसाइकिल को घुमाने से फुर्सत नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलेगा जब यहाँ पे मर रहे होंगे। जब कबाली आए, पाकिस्तानी फौज आई, तो कौन निकला यहाँ के हिंदू को बचाने के लिए, यहाँ के सिख को बचाने के लिए? कौन निकला? यहाँ का मुसलमान निकला। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नस्र इकबाल। मैं इस वक्त श्रीनगर में हूं और आज मेरे इस प्रोग्राम में एक बेहद खास शख्सियत मेरे साथ है। वो राजनेता हैं, 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। जब वो बयान देते हैं तो बिना लाग लपेट के देते हैं। मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। शुक्रिया। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और कश्मीर के क्या मिजाज हैं पॉलिटिकली? पॉलिटिकल अब गर्म हो रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों के बाद। एक इलेक्शन तो अभी हुआ है। अभी तो पार्लियामेंट हुआ ना, अब तो रियल इलेक्शन तो अब स्टेट का होगा ना। एक स्टेट का इलेक्शन होगा, एक ऐसे स्टेट का जो कभी स्टेट था और अब यूनियन टेरिटरी है। आपकी वो डिमांड जिसमें यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड देना था, 370 को वापस लाना था, उस पर कोई अमल तो हुआ नहीं है। आप जेल में भी रहे। वजीर आजम ने तो अभी ऐलान किया कश्मीर में कि स्टेटहुड बहाल करेंगे। 370 के बारे में तो आप जानते हैं उनका, ये तो जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उनने कभी इसको कबूल नहीं किया था। ये तो एक्चुअली पार्टी का उनका था कि इसको हटाना है। आपने कबूल किया या नहीं? ये कबूल करने का सवाल ही नहीं है। कैसे कबूल करेंगे? इसको तो एरोड पहले तो कांग्रेस ने किया था ना। अभी थोड़ा सा बच गया था, वो उन्हें ख़त्म कर दिया। मगर लोगों के दिलों में तो वो जम्मू हो कश्मीर हो, एक ज़रूर दर्द है इसके बाद। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। क्या? चुनाव हुए हैं, वहां पर लोग निकले, किस तरह से उन्होंने, वो कहते हैं लोकतंत्र के इस पर्व को में 4 चांद लगाए जम्मू कश्मीर के लोगों ने। वो एक तरीके से एक्सेप्टेंस है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। क्या इलेक्शन पार्लियामेंट का मकसद यही रखता है ना? तो क्या हमें पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं करना चाहिए था? पार्लियामेंट में अभी आवाज़ उठानी नहीं चाहिए थी? नहीं, मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा। पार्लियामेंट इलेक्शन ही हुआ ना, उसी के बारे में तो कह रहे हैं। तो स्टेट इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह रहे। नहीं, स्टेट इलेक्शन के बारे में तो अब कोर्ट का फैसला है कि स्टेट इलेक्शन वहां पर यहां कराया जाए, डेडलाइन है। हमारा कसूर क्या था? स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी नहीं बनाया जाता, यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया जाता है जी। हमारा कसूर क्या था कि हम लोगों को इतनी बड़ी रियासत को और हिंदुस्तान के ताज को तोड़ के यूनियन टेरिटरी बनाया गया? क्या मिला इन्हें? कहने लोगों के दिलों को समझने की कोशिश की। खुद इन्होंने कहा, जब मैं इनसे मिला था तो कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी को दूर करना है। क्या हुआ तब से? 2 साल पहले ये कहा था। वो दलीलें देते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जब से 370 हटाया हमने, 35 से हटाया, यहां खून खराबा कम हो गया, पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो गई और अब कश्मीरी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिला, यहाँ पे टूरिज्म बढ़ गया है। तो तमाम दलीलें वो देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो कहते थे कि 370 जिम्मेवार है आतंकवाद का। है? क्या आतंकवाद खत्म हुआ? नहीं, अभी क्या सुनिए, आतंकवाद है या नहीं?
बिल्कुल है। अगर आतंकवाद नहीं होता तो इतनी अरेंजमेंट्स होती अमरनाथ यात्रा के लिए। मैं भी वज़ीर आज़म रहा हूँ, वज़ीर आला यहाँ, कभी मैंने इतना इंतज़ाम नहीं किया है। आराम से यात्री आते थे, कश्मीरी उनको दिलों से जोड़ के वहाँ ले जाते थे, यात्रा करते थे, लेकिन इतनी सुनिए वापस जाते थे। कभी ये नहीं देखा हमने कि आज यात्रियों को ये कहा जाता है खबरदार यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हो, 4 बजे के बाद यहाँ नहीं जा सकते हो। क्या है ये? अगर सचमुच यहाँ पे वो अमन है, इतनी फौज होकर भी, तो फिर कहाँ है वो जो ये कहते थे कि हम जिम्मेवार हैं, ये 370 जिम्मेवार है। अब तो 370 कई सालों से खत्म हो गया है। 370 को जिम्मेदार ठहराते थे वो फारूक अब्दुल्ला, हर एक चीज को। और देखिए, मैं आपको सुनाऊं, खुद देखिए पार्लियामेंट में, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एज ऑपोजिशन लीडर 2 स्टेट्स को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जम्मू कश्मीर गुजरात से बहुत ऊपर था हर लिहाज से। उस वक्त 370 था। फिर कहाँ से? हमारे यहाँ तालीम 0 से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक फ्री थी। आज क्या है? आज सिर्फ 14वीं जमात तक फ्री है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का आपको खुद देना है। तो क्या फायदा मिला? नहीं तो इन देखिए 20-25 सालों में तो सब कुछ फ्री था। यहाँ बिजली के बिल तक नहीं आते थे, पानी का बिल नहीं आता था, कोई मीटर नहीं होता था। यहाँ की गरीबी आपने देखी है? आप तो ये ऊपर देखते हैं ना। नहीं, मेरा रिश्ता कश्मीर से है, मेरा रिश्ता कश्मीर से है। मेरे वक्त में वजीर आजम राजीव गांधी ने 100 करोड़ कश्मीर श्रीनगर के डेवलपमेंट के लिए दिया, श्रीनगर सिटी के डेवलपमेंट के लिए। और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे? जिसको बुलडॉग कहा करते थे। वो फिर इलेक्शन कमीशन के भी चेयरमैन बने थे, वो टीएन सेशन साहब। वो गए यहाँ पे श्रीनगर के जो लाल चौक है उसके साथ जो बाजार है उसमें गुजरे, वहाँ घरों में गए, देखा एक एक कमरे में सारा खानदान रह रहा है। मेरे दफ्तर में आए, उनके आंसू उतर रहे थे। कहने डॉक्टर साहब मुझे तो ये पता नहीं था कि अंदर का हाल क्या है। तो इसके लिए डॉक्टर साहब जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार आपके वालिद की हुकूमत देखिए, उसके बाद आपकी देखिए आप हम पे क्यों चढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं नहीं चढ़ा रहा। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? पहले बताइए। क्या प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि था मैं खालिस्तानी था, मैं पाकिस्तानी था, हाँ मैं अमेरिकन एजेंट था कि मुझे 84 में डिसमिस किया गया? कौन जिम्मेदार है यहाँ की तबाही का? दिल्ली। कभी दिल्ली ने हम पे एतबार नहीं किया, कभी भी नहीं। तो मैंने वजीर आज़म से खिताब कहा, मैंने कहा आपको हम पे एतबार नहीं, हमको आप लोगों पे एतबार नहीं। उस एतबार को बहाल करने की जरूरत है। क्यों एतबार नहीं? मैं नहीं जानता क्यों, उनसे पूछिए। आप बयान दे देते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान एटम बम मार देगा। आप क्या हैं? आप हिंदुस्तान के एजेंट बैठे हैं? मैं नहीं बैठा। आप बैठे हैं एजेंट? क्या मैं जो आप सवाल कर रहे हैं वो एजेंट की तरह सवाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा, नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं आपसे, आपको गलतफहमी है। आ रहे कहां से? भेज कौन रहा है? क्या फारूक अब्दुल्ला भेज रहा है? मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे ऑर्डिनरी वर्कर मारे गए इस हिंदुस्तान के झंडे को खड़ा करने के लिए। वो भूल गए? एक बात समझ भूल गए आप? डॉक्टर साहब एक बात समझ में नहीं आती। आपने कश्मीर में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हिंदुस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चले, यहां आपने अपनी जान जोखिम में भी डाली, तमाम इक़दामात आपने किए, लेकिन उसके बावजूद जो आपने अभी बात कही है कि आप पर भरोसा नहीं है, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि यह भरोसा आखिर क्यों नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। और क्या दिखाएं? क्या मेरे पास तो वो नहीं है कि दिल चीर के दिखा दूं कि चारों कोनों में हिंदुस्तान लिखा हुआ है, वो तो मेरे पास है नहीं। करें क्या? जब मुसलमान पे भरोसा करना जरूरी है,
क्या सिर्फ मुसलमान यहां का जब पाकिस्तान जा सकता था, जब पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता था, मेरे वालिद ने पाकिस्तान कबूल नहीं किया, जबकि कायद आज़म खुद यहां आए उनसे कहने के लिए कि पाकिस्तान में शमूलियत कीजिए, नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे गांधी का हिंदुस्तान है जहां हम सब लोग इज्जत से रह सकते हैं, जहाँ ये फर्क नहीं होगा ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, उसमें रहना है। क्या वजह है कि भरोसा नहीं करते? कश्मीर में 2019 के बाद से जो हालात हैं, हुर्रियत का अब कहीं नाम नहीं आता, वो खबरों में नहीं रहता है। हुर्रियत के नेता तमाम जेल में हैं ज्यादातर। सैयद अली शाह गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। अखबारों को ही देख लीजिए जी, उन पर कितना दबाव है। कोई खबर आप देखते हैं किसी चीज की? हाँ बेशक है, सिर्फ सरकारी, सिर्फ मैं सरकारी, मानता हूं। हजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर डीसी से पुलिस के चीफ तक कोई सही खबर कहीं नहीं। हालत क्या है वो कहीं नहीं। स्मार्ट सिटी आपने देख ली? देख ली? जी देखिए, कई शहर के अंदर जाइए, क्या स्मार्ट सिटी है। सड़कें नैरो हो गई हैं और फुटपाथ जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता वो बढ़ गए। तो मैं ये सवाल आपसे कर रहा था कि आज की तारीख में हुर्रियत की कोई अहमियत है जम्मू कश्मीर की सियासत में या नहीं? हुर्रियत अपनी तरफ कायम है, क्यों न दबी हुई होगी, कायम। बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। मैं दे रहा हूं आपको स्टेटमेंट, सही दे रहा हूं आपको, मैं झूठ नहीं बोलता। कोई चीज दब नहीं सकती है, जितना दबाओगे उतना वो उभरती है। वो है आपके सामने नहीं आएंगे, हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ आज भी वो लोग हैं, अंडर करंट है? क्यों नहीं है? क्या याद नहीं आपको जबकि गांधी जी को शहीद किया गया, उसके बाद आरएसएस को बैन किया गया, क्या आरएसएस खत्म हो गई? आरएसएस नहीं चली। किसी चीज को भी आप दबाने की कोशिश करेंगे वो नीचे से चलती जाती है। वो है, हमें उनको धक्का मारने की कोशिश नहीं करनी है, हमें उनको अपनाने की कोशिश करनी है। अगर हमने इस वतन में रहना है तो हमने सबने इस वतन में रहना है। तरक्की करनी है तो सबने करनी है, हम उनको धक्का नहीं दे सकते। क्या आपको लगता है कि उनको अपनाया नहीं गया, कोशिश नहीं हुई? की थी, या आप बोल नहीं सकते? उन्हें बुलाया, वाजपेयी जी ने बुलाया, अडवाणी जी एज होम मिनिस्टर ने उनको बुलाया, उनसे बातचीत की। बल्कि जब जनरल पाकिस्तान के जो मुशर्रफ साहब जो पाकिस्तान के मालिक थे, उनने मुलाकात की। बल्कि उनने तो गिलानी साहब से कहा कि आपको यहाँ की तरफ देखना चाहिए, हमारी तरफ मत देखिए। ये हुआ, मगर इस हुकूमत ने जो आज है 10 साल से, इन्हें अपनाने की कोशिश नहीं की। इन्हें कोशिश नहीं की कि वो भी मेन स्ट्रीम में रहे। हमें मेन स्ट्रीम में लोगों को लाना पड़ेगा अगर हमने तरक्की करनी है। धक्के मारने से कुछ नहीं होगा, वो बहुत जरूरी है। ये आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हुर्रियत अभी है और कायम है। मैं हैरान हूं कि आपको कैसे पता कि वो खत्म हो गई है? किसने आपसे कहा ये खत्म हो गई है? किस एजेंसी ने आपसे कहा वो खत्म हो गई? बातचीत नहीं होती ना, बातचीत से नहीं होती जनाब। आधे तो जेल में हैं, जिस तरह से आप आधे तो जेल में हैं बेचारे। मौलवी उमर फारूक साहब को कैदबंद में रखा है, तो बात किससे होगी? बात करने के रास्ते खोलने। जब तक आप बातचीत के रास्ते नहीं खोलेंगे तो कैसे हम लोग दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे? दिलों को जीतने की कोशिश करनी है तो बातचीत करनी है। जाना कहाँ हमने? चीन तो जाना नहीं, पाकिस्तान जाना नहीं, रहना तो इसी देश में है। तो क्यों नहीं हम लोग इकट्ठे इस देश को मजबूत करें? क्यों नहीं? क्या वजह? 2 सरकारें 10 साल जिसमें पूरी तरह से फुल फ्लेजेडली हुकूमत थी नरेंद्र मोदी की,
उसको आप कैसे एवेल्युएट करते हैं, कश्मीर के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए? देखिए, वो जो कुछ भी कर सके उनने किया, जितना उन तक था, मगर सिर्फ रोड बनाने से, बिजली देने से, बाकी काम करने से दिल नहीं जीते जाते। आप क्यों ना सोने के सड़कें बनाएं, मगर जब तक उस पर चलने वाले के दिल को आप नहीं जीतेंगे, उस सड़क का फायदा क्या है? वो दिल कैसे तो दिल कैसे जीतोगे? क्या यूनियन टेरिटरी से दिल जीता? आपने कोई फॉर्मूला नहीं दिया उनको? कौन सा फार्मूला? मैंने तो जब मिले हम उनसे, जब उन्हें हमें बुलाया सबको कोविड के बाद, मैं अभी कोविड से निकला हुआ था, मैं जान ही नहीं चाहता था, मेरे में ताकत नहीं थी, मगर तब भी गया। मैंने उनसे यही कहा, पहला लफ्ज़ मेरा उनसे यही था कि आपको हम पे एतबार नहीं, हमको आप पे एतबार नहीं। उस एतबार को पैदा करने की कोशिश करनी है। उनने खुद वहाँ से कहा, हाँ, दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को दूर करना है। मैंने कहा पहला कदम उठाइए, जो बेचारे बेवकूफ़ ये जो बेगुनाह आपने बंद कर रखे हैं, इनको छोड़ दीजिए। कहा अच्छा, कमेटी बनाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत एक कमेटी बनेगी जो हर एक को देखेगी कि इनका कसूर क्या है। उस कमेटी ने कोई ऐसी कदम उठाया, कोई छोड़ा गया, तो कैसे आप करेंगे? 10-10 साल से आपने उनको जेलों में रख रखा है। क्या वो हिंदुस्तानी बन जाएंगे जितना आप जुल्म उन पर करेंगे? अगर आपने हिंदुस्तानी बनाना है तो दिल जीतने की कोशिश करो ना भैया। हम कौन से हिंदुस्तान के दुश्मन हैं? रहना तो यही है। कैसे आप याद करते हैं पुराने कश्मीर को और आज के कश्मीर को? एक पुराना कश्मीर जो जहन में आते ही सिर्फ चिनार याद आते थे, डल याद आता था, और एक आज का कश्मीर। देखिए, वो कश्मीर था जहां अमन था, जहां भाईचारा था, वो कश्मीर था। जब कबाली आए भी और पाकिस्तानी फौज आई भी, तो कौन निकला यहाँ के हिंदू को बचाने के लिए, यहाँ के सिख को बचाने के लिए? कौन निकला? यहाँ का मुसलमान निकला, लकड़ी की बंदूकें बना के कि हम कश्मीरी तैयार हैं, हमलावर खबरदार। वो कौन थे? वो कश्मीर था। एक साथ रहते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक दूसरे के त्योहार में जाते थे। कहाँ गया वो? आपकी हुकूमत आई, सन 80 का दशक आया। हुजूर, वो मैंने नहीं किया, वो हमारे मेहरबान हैं पार्क, जिन्होंने वो किया, जो ये समझते थे यहाँ से हिंदू को निकालने से वो कश्मीर को हासिल कर लेंगे। क्या कर लिया? उनकी बद्दुआएं उनको नहीं लगी। क्या हालत है उस मुल्क की आज? यहाँ का मुसलमान जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। यहाँ का मुसलमान जिम्मेवार नहीं है उसके लिए। कितना भी ये प्रोपेगेंडा करें कि हम जिम्मेवार हैं, कितनी भी वो फिल्में बनाएं जिनमें हम मुसलमानों पे धब्बा लगाएं, मुसलमान जिम्मेवार नहीं। जो जिम्मेवार है वो उनको भी पता है। आप फिल्म की बात कर रहे हैं, तो एक फिल्म आई थी जो आपने भी शायद नजर पड़ी होगी आपकी, उसमें एक डायलॉग आपका भी है कि कश्मीर जल रहा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर को गोल्फ खेलने से और हीरोइनों को मोटरसाइकिल को घुमाने से फुर्सत नहीं है। क्योंकि ये बनाया गया इसलिए कि हम लोगों को बदनाम किया जाए। और क्या था इनका काम? क्या था इसमें? सच्चाई नहीं है। यानी मुझे ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला गोल्फ खेलेगा जब यहाँ पे ये मर रहे होंगे? मेरे साथी मर रहे थे, मैं उनका गोश्त उठा रहा था दरख्तों से, मेरा मिनिस्टर था और मैं गोल्फ खेलता। और ये दिखाया गया उसमें कि हिंदू औरत से कहा गया उसके खून का खाना डाला जाएगा उसके सामने, उस खून डाल कि खाओ ये। क्या हम इतने गुजरे बेकार के लोग हैं कि अल्लाह हमें यही सिखाता है कुरान में? हम मुसलमान हैं, हमने कुरान पढ़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी से डरते हैं। हमने कभी ऐसी बात नहीं की कि हम जुल्म करेंगे। मैं भी वज़ीर आला रहा,
मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि मैं हिंदू और मुसलमान में फ़र्क करूँगा, जम्मू और कश्मीर में फ़र्क करूँगा, क्योंकि मैंने जवाब उसके सामने देना था। मैं जब बना तो यहाँ पे इम्तिहान होता था इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए। तो जब लिस्ट आई, ये कैबिनेट मिनिस्टर मेरे सामने बैठे हैं, तो जब लिस्ट आई उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज के सबसे ज़्यादा लोग जम्मू से थे। घबरा गए मेरे मिनिस्टर, सब कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, मैं खुदा के सामने जवाब देना। जो लिस्ट है वैसे ही लगाइए। मेडिकल कॉलेज की लिस्ट आई, उसमें मुसलमान लड़के ज़्यादा, बच्चे ज़्यादा आए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा नहीं, जैसा है जैसे आया है प्रिंट करो। अभी तो फिलहाल नीट का मामला चल रहा है, तमाम उसमें इल्जामात लग रहे हैं, बहुत भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँ क्या क्या नहीं किया गया, किस तरह नहीं हम लोगों को बदनाम किया गया। एक्ट्रेस को मारा था, किस एक्ट्रेस को मारा? नाम भी आता है, शबाना आजमी का नाम आता। शबाना गुलमर्ग के एक होटल से उस समय मैं जाता था मोटरसाइकिल पे ये देखने के लिए कि रास्ते में स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा है। नहीं तो ये फौजी पहले उनको बता देते थे कि मैं आने वाला हूँ। मैं देखता था अस्पताल में डॉक्टर है या नहीं है। मैं जाता, पूछिए यहाँ शहर में ज़्यादा दुकान के सामने लिस्ट लगी रहती थी। हजरत उमर की मैं उनसे पूछता था, बताइए मुझे ये गोश्त कितने का बेच रहे हो? जो लोग वहाँ खरीद रहे थे, हमारी लिस्ट पे लिखा था 32 रुपया, और वो देते थे 38 रुपया। मैंने कहा ये क्या है, ये लिस्ट क्या है और ये क्या है? तो वाकया कैसे बन गया, कैसे? यहाँ पे इनका कोशिश यही थी कि जितना लीडरशिप को बदनाम करोगे उतना ही तुम लोग आगे बढ़ोगे, उतना ही उनने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क यहाँ किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एंटी नेशनल है? क्या हिंदुस्तान के खिलाफ है? जिस जमात ने उनके साथ इल्हाक किया, क्या वो एंटी नेशनल है? कुर्बानियां दी इस झंडे को खड़ा करने के लिए, क्या वो एंटी नेशनल है? अफसोस इसी बात का है, उन्होंने कोशिश की हमें टार्निश करने की। यहाँ पर आपको मैंने देखा कई बार, स्टेज पे भी आपको देखा, और आपकी जो एक अलग शख्सियत है, एक राजनेता से अलग, वो भी मैंने देखी। आप कभी गीत भी गुनगुनाने लगते हैं स्टेज पर जाकर। मैं इंसान हूं, मैं कोई खुदा से नहीं आया हुआ, मैं आपकी तरह इंसान हूं। मैं जिंदगी में तो मैं जीना चाहता हूँ। गाने का भी वो मैं गाना भी गाता हूँ, नाचता भी हूँ, मुझे इससे कभी दूर नहीं रखता, क्योंकि मैं अपना इंसान हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो अंदर कुछ है और बाहर कुछ है। मैं जो अंदर हूँ मैं बाहर भी हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मुझे ये भी कहा गया, लक़ब दिए गए, डांसिंग, क्या वो था, डांसिंग चीफ मिनिस्टर। डांसिंग चीफ मिनिस्टर। हाँ, मैं कहो जो तुमने मर्जी, मगर मैं हूँ जो हूँ। मैं वो नहीं हूँ जो कमरे में करेगा, बाहर दिखाएगा कि मैं खुदा का बड़ा चाहता हुआ आदमी हूँ। मैं नहीं, अंदर शराब पीऊँगा और बाहर दिखाऊँगा कि मैं बिल्कुल गांधी की तरह हूँ, वो नहीं। ये इल्जाम कभी नहीं लगा आप पर कि आप शराब पीते हैं? छोड़ दीजिए, जो भी इल्ज़ाम लगे। क्या इल्ज़ाम नहीं लगे कि मैं खालिस्तानी हूँ, कि मैं खालिस्तानी हूँ? पाकिस्तानी समर्थक का तो इल्जाम लगा आप पर, कहीं तो खालिस्तानी लगा मुझ पर। जी जब मैं भिंद्रावाला से मिला, कहा खालिस्तानी, भिंद्रावाला से मिला, मैंने उसे क्या कहा? मैंने कहा मेरे बाप ने मुझे ये कहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। मुझसे क्या कहने लगा? कहना मैंने आपके पिताजी से भी कहा था कि तुम गलत हो, हिंदू तुम्हारे पास कभी भरोसा नहीं करेंगे। ये ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, और फरसब जो हालात चल रहे हैं कश्मीर में भी, मैं चाहूंगा कि जो आपकी एक शख्सियत है मुकम्मल, और जो मैंने अखज़ की है और मैंने इवेल्युएट किया है, उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि कुछ आप सुनाते हुए अपने इस इंटरव्यू को हम इख्तिताम तक। मैं कुछ सुनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि मैं इस इंटरव्यू से आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। सारे भारतीयों को ये कहना चाहता हूँ
जम्मू कश्मीर के लोगों पर शक मत कीजिए, उन पर यकीन रखिए कि हम भारतीय हैं, इसी में रहना है, इसी में जीना है, इसे चलना है। मेहरबानी करके हम पे जो सितम और जुल्म हो रहे हैं उनकी तरफ देखिए, उनको दूर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।